नमस्ते मास्टर्स। आप सबका ट्राई मेडिटेशन सीरीज में स्वागत है। हम इस वीडियो में भी द डिवाइन रोमांस जो श्री श्री परमहंसा योगानंद जी ने लिखी है किताब, अपने नॉलेज को डिस्प्ले करते हुए, अपने नॉलेज को बताते हुए, जो यूनिवर्सल फ्लो में उनको नॉलेज मिला, उसको बताते हुए जो उन्होंने किताब लिखी है, हम उस पे ही अब आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स के फॉर्म में उन्होंने अपनी इसको बताया है। तो हम हर एक वीडियो में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिस्कस करेंगे और उसको और साथ में स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम 5 मिनट्स का ध्यान करते हैं, ताकि एक अच्छा सा स्टार्ट हो जाए। सो एक सुखमय स्थिति में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी सारी उंगलियों को फंसा लें और अपने आंखों को बंद कर लें। आपका शरीर एक आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। अब अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सरल, सहज और प्राकृतिक श्वास पर लगाइए। अपनी श्वास को एक साक्षी भाव से देखिए, महसूस कीजिए। अगर किसी भी प्रकार के विचार आते हैं तो उनमें उलझे नहीं और उन्हें रोकने का भी प्रयास मत कीजिए। बस उन्हें एक नदी की तरह बहता हुआ देखिए। अगर अभी किसी भी प्रकार का काम याद आ रहा है या फिर कुछ पुरानी घटनाएं याद आ रही है, तो अपने मन को बताइए कि अभी इससे ज्यादा जरूरी, इस ध्यान से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। और अपना सारा का सारा फोकस वापस अपनी सरल श्वास पर लेकर आ जाइए। अगर आपको आपके आसपास किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई देती है, तो वह आपके ध्यान में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हर एक आवाज के साथ आप गहरे और गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। सब कुछ सुनिए, महसूस कीजिए, देखिए। चाहे वो बाहर हो रहा हो या आपके अंदर, सब कुछ बस एक साक्षी भाव से देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अब हम कुछ देर म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करेंगे।
Last 10 seconds, masters. अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोले और इस भौतिक चैतन्य में वापस आए। थैंक यू सो मच। अब हम अपने स्वाध्याय को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सेकेंड पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पैराग्राफ है द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का, इंटेलिजेंस का विकास एक क्रमगत विकास, एक क्रम में हो रहा है। तो योगानंद जी कहते हैं, God didn't want matter to become something different from himself. So he had imbued it with a dreaming intelligence, which by a process of evolution would gradually awaken and realize that matter and mind, the idea, vibration of God, are one. तो गॉड जो है, जो सुपर इंटेलिजेंस है, जिन्होंने अपने ड्रीम में ये कॉस्मोस बनाया, वो नहीं चाहते थे कि हमारे अंदर एक ऐसा सेंस रहे कि हम उनसे अलग हैं, उस सुपर कॉन्शियसनेस से अलग है। इसलिए उन्होंने हमारे अंदर, हर एक चीज के अंदर एक ऐसा कण डाला, एक ऐसी इंटेलिजेंस डाली जो कि धीरे 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 उसका विकास होते 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 वो नॉलेज अटेन करेगा, वो अल्टीमेटली वो ट्रुथ तक पहुंचेगा कि हम और वो जो सुपर इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट नहीं है। The first expression of this innate intelligence in material creation is the first door through which matter passes to escape from this delusion or maya into the freedom of God's consciousness again. और हमारे अंदर जो ये इंटेलिजेंस है, जो ये जनजात इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर है, इसका सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है उस डिल्यूजन से एस्केप कर जाना। फर्स्ट डोर होता है कि इस मैटर वर्ल्ड से, इस डिल्यूजन से, इस माया से एस्केप कर जाना और वापस से गॉड की कॉन्शियसनेस में मिल जाना, एक फ्रीडम पा लेना। लॉक्ड इन द एलिमेंट्स एंड मिनरल्स, इंटेलिजेंस स्लीप्स, so plant life came into being to provide freer expression. तो हम जितने भी एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं, उनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है ये लॉक्ड रहती है, बंधी हुई रहती है और सोती रहती है ये इंटेलिजेंस। तो फिर प्लांट्स आए, एक ऐसे लाइफ फॉर्म जो और ज्यादा एक फ्रीयर एक्सप्रेशन, और ज्यादा एक खुल के ऐसा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सके, ऐसे लाइफ फॉर्म्स आए जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स। Out of the scum that formed on the sea, living creatures appeared in the water and some gradually evolved the capability to live on land. What had looked like inert matter began to take living form. तो जैसा हमने पिछले पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि सब कुछ जो है ऐसे इनर्ट मैटर जैसा था, कि इसमें कोई लाइफ नहीं थी, ऐसा फॉर्म हुआ था, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और हीट थी। धीरे 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 एक फ्रीयर एक्सप्रेशन देने के लिए, उस अंदर की डिविनिटी और इंटेलिजेंस का एक फ्रीयर एक्सप्रेशन देने के लिए आए प्लांट लाइफ्स। और जो सीज एंड ओशंस थे, उसमें जितना भी स्कम इकट्ठा हो रहा था, मैल इकट्ठा हो रहा था, उसमें से फिर आए लिविंग क्रीचर्स, ऐसे प्राणी आए जिनके अंदर जान थी, जो कि इनर्ट नहीं थे, जीवंत थे। और कुछ ऐसे उसी सी में से, उन्हीं ओशंस में से वो धीरे धीरे निकल के ऐसे कुछ प्राणी आए जो फिर लैंड पे जीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कुछ भी जब नहीं था, कुछ बिल्कुल नथिंगनेस में से कुछ निकल के आया।
जहां पे बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी वहां से जीवंत चीजें निकल कर आई। The weaker forms of life were helpless before aggressive, stronger ones, and out of the struggle to survive came the process of evolution to higher, more efficient forms. तो जो भी इन्हीं हमें याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ एक ड्रीम कॉन्शियसनेस में हो रहा है, तो कुछ भी रियल नहीं है यहाँ पे। तो उन्हीं क्रीचर्स में से कुछ ऐसे थे जो थोड़े कम इवॉल्व थे, थोड़े वीक थे, और कुछ थे जो ज्यादा स्ट्रांग थे, ज्यादा एग्रेसिव थे। तो वो जो वीक थे वो अग्रेसिव के सामने बहुत ही वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो धीरे 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 वो वीक भी इवॉल्व होते गए और ज्यादा एफिशिएंट फॉर्म्स बनाते गए। कुछ स्टार्ट हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं से कुछ निकला, और कुछ से वो और स्ट्रांग होता गया और एफिशिएंट होता गया, उसका विकास होता गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट seems to us a terrible law, but in the final analysis it is not. The animals that are killing each other are only different manifestations of God's thoughts. तो यहाँ पे बोलते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया तो उन्होंने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, वही सर्वाइव करेगा। तो अगर हम सोचे तो ये बहुत ही खराब साउंड करता है कि ऐसा कैसे कि जो कमजोर है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये उतना खराब नहीं है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, अल्टीमेटली वो गॉड के क्रिएशन के पार्ट है, गॉड की ड्रीम कॉन्शियसनेस के पार्ट है। इसलिए अगर एक स्ट्रॉन्ग एनिमल एक वीक एनिमल को किल भी कर रहा है तो उसमें कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली ड्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट है, सब कुछ उस ड्रीम के मैनिफेस्टेशन है। While encased in those forms, they do not understand that they are images of mind. But when the little fish has been killed by the big fish, its dream form dissolves back into God's consciousness, and the individualized spark of God within it incarnates in another form of life of higher evolutionary value than that of its previous existence as a fish, giving the soul a greater potential for expression. तो यहाँ इस जगत में, यहाँ पे पहले इतना हमें समझना है कि इस जगत में जितने भी आते हैं प्राणी, उनको ऐसा अंदर से होता है, अंदर से उनका फर्स्ट नेचर ही है कि मैं अपने अंदर की इंटेलिजेंस को, अपने अंदर की डिविनिटी को एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन जब लोअर जो भी एनिमल्स होते हैं वो उस टाइम वो पजेस नहीं करते, उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस नहीं होती है कि वो समझ सके कि वो एक माइंड का इमेज है, किसी की माइंड के थॉट्स का इमेज है, ऐसा वो नहीं समझ पाते हैं एक, और अपने अंदर की इंटेलिजेंस को नहीं निकाल पाते हैं, उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मछली है, एक छोटी सी मछली है, उस मछली को एक बड़ी मछली ने खा लिया, उसका ड्रीम फॉर्म जो है वो खत्म हो गया, लेकिन और उसकी जो सोल है वो गॉड की कॉन्शियसनेस से वापस जाके मिल गई। क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यही डिस्कस किया था कि गॉड ने दो पार्ट्स में अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइड किया था। पहला अनमैनिफेस्ट नेचर जो उनका ओरिजिनल नेचर था, दूसरा था कि उनका मैनिफेस्टेड नेचर जो कि अनंत नंबर ऑफ विचारों से बना हुआ था, अलग अलग वाइब्रेशंस के विचारों से बना हुआ था। तो यही उन्होंने बताया कि वो वही वाइब्रेशन उनका ही पार्ट है। हम सभी चीजें, हर एक चीज उसी गॉड के कॉन्शियसनेस का पार्ट है, उनके ही मैनिफेस्टेड नेचर का पार्ट है। तो उस फिश की जो सोल है वो वापस जाके गॉड की कॉन्शियसनेस के साथ मिल गई, और
वापस से उसने जन्म लिया एक और एवोल्यूशन फॉर्म में, ताकि वो वापस से अपने आप को एक और ज्यादा फ्रीयर एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेस कर पाए। वो थोड़ी सी और एबिलिटी लेके आई। उस एक छोटी सी मछली थी, उसको एक बड़ी मछली ने खाया, उसकी सोल वापस जाके गॉड की कॉन्शियसनेस के साथ मिली और उसने फिर से जन्म लिया उसके प्रीवियस फॉर्म से थोड़ा सा और विकसित फॉर्म के साथ। थोड़ा सा उसका विकास होता गया। तो हर एक विकास के साथ, हर एक जन्म के साथ उसका जो पोटेंशियल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने अंदर की इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने का, अपने अंदर की डिविनिटी को एक्सप्रेस करने का, वो हर एक एवोल्यूशन के साथ, हर एक जन्म के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। So death is the means by which dream matter changes back into the consciousness of God, realizing the soul within, releasing the soul within it for the next step in its progressive return journey to God. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हम कहते हैं कि सो कॉल्ड जो डेथ है, डेथ कुछ भी नहीं है, बस हमारा रिटर्न जर्नी टू गॉड है, और वहां से वापस आना कि हम और एवोल्यूशन फॉर्म के साथ रिटर्न जर्नी करें। यही रिटर्न जर्नी चलती रहती है, चलती रहती है अंटिल हम पूरा इवॉल्व ना कर जाएं। तो ये एक प्रोग्रेसिव जर्नी है। मैं हर एक जन्म के साथ और ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हूँ, और ज्यादा मैं ऐसे एक और हर एक जन्म के साथ एक ऐसे फॉर्म के साथ आ रही हूँ कि मैं अपने अंदर की नॉलेज को और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊं, बता पाऊं, और फिर से मैं वापस गॉड की कॉन्शियसनेस में मिलूं और एक एवोल्यूशन फॉर्म के साथ आऊं। Thus, death is a part of the process of salvation. तो जब हम salvation की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो मुक्ति कोई क्षण नहीं होता है, या फिर किसी ऐसी वो कोई चीज नहीं है जिसको हम ले लेते हैं। मुक्ति एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जाना पड़ता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्रेस करते हैं, इवॉल्व करते हैं, हमारा विकास होता रहता है। हम अल्टीमेट रियलिटी को जब तक नहीं समझ जाए तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। और उस मुक्ति को पाने के लिए, उस रियलाइजेशन में आने के लिए ये पूरा प्रोसेस चलता ही रहता है कि हम अपने आप हम और इवॉल्व होते रहे, होते रहे, होते रहे। The upward cycle of evolving intelligence is potentially more efficient instruments of expression continues until it reaches the ultimate form in man. Only a human being has the ability to express his innate divinity and to consciously realize God and transcend his Maya dream. तो यहाँ पे बताया है कि ये जो साइकिल है कि मैं ये जो साइकिल है जो वापस गॉड तक रिटर्न करने के बाद एक और एवोल्यूशन फॉर्म लेके फिर रिटर्न करना, फिर एवोल्यूशन फॉर्म लेके, ये जो अपवर्ड साइकिल है, अपवर्ड साइकिल बोला गया है क्योंकि इसमें कहीं पे भी वो डाउन नहीं जा रहा है, वो प्रोग्रेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये जो प्रोग्रेस की जो जर्नी है ये तब तक चलती है जब तक हम एक ह्यूमन का फॉर्म ना ले ले। ह्यूमन जो है सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूमन के फॉर्म तक पहुंचने के बाद, क्योंकि ह्यूमन का जो फॉर्म होता है इकलौता ही ऐसा फॉर्म है जिसमें हम अपनी अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर के नॉलेज को हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और इस रियलाइजेशन में आ सकते हैं कि मैं, आप, जितना भी आसपास मैटर है और वो जो सुपर इंटेलिजेंस है अलग नहीं है। और जैसे ही हम इस रियलाइजेशन में आते हैं वैसे ही हमें जो सो कॉल्ड ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है, ऑफ अगेन एंड अगेन जो डेथ का जो प्रोसेस है खत्म हो जाता है। तो हमें इससे बस ये बात समझनी है कि हम लोएस्ट एंड द लोएस्ट ऑफ क्रीचर्स से हमने स्टार्ट किया, जन्म ले लेकर बार 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 तब जाके हम ह्यूमन फॉर्म में पहुंचे हैं।
और हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने अंदर की डिविनिटी को पहचाने और इस अल्टीमेट रियलाइजेशन में आए कि रियलिटी क्या है। मैं अलग नहीं हूं उस सुपर इंटेलिजेंस से, इस रियलाइजेशन में आए। और ये पॉसिबल है सिर्फ इसी फॉर्म में, वरना तो ये साइकिल बार बार हमें करना ही पड़ेगा जब तक हम अल्टीमेटली रियलाइज ना कर जाए। इस बात की टेंशन नहीं है, हम हर एक फॉर्म अल्टीमेटली रियलाइज कर ही जाती है कि क्या रियलिटी है, क्योंकि हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस दी गई है कि हम समझ जाएं। बात है कि कितने समय में। अच्छा होगा कि हम जल्दी कर जाएं। तो यही इसमें बताया गया है कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन होता जाता है। एक बार मैं इसको समराइज कर दूंगी, उन्होंने क्या बताया इसमें पूरे में कि जब गॉड ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया तो वो नहीं चाहते थे कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो अपने आप को गॉड से डिफरेंशिएट करें, इसलिए उन्होंने हर एक चीज में अब एक इंटेलिजेंस डाल दी, ऐसी इंटेलिजेंस जिसको यूज करके हम पहचान पाते हैं, ऐसे रियलाइजेशन में आ पाते हैं कि हम और वो जो सुपर इंटेलिजेंस है वो अलग नहीं है। तो हम इस जर्नी को, सैल्वेशन की जर्नी को, मुक्ति की जर्नी को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ क्रीचर्स से, सबसे लोएस्ट ड्रीम फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ ड्रीम में हो रहा है, सब कुछ लोएस्ट ड्रीम फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और वापस हम रिटर्न करते हैं गॉड, और रिटर्न करते हैं गॉड की कॉन्शियसनेस के पास, वापस मिलते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं और ऐसे रिटर्न करते करते हम जब तक कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन ना पहुंच जाए, जो कि है एक ह्यूमन का फॉर्म। एक ह्यूमन के फॉर्म में हमारे पास एबिलिटी होती है हम अपने अंदर की डिविनिटी को पहचान कर अल्टीमेट रियलाइजेशन में आ पाए। एक मौका दिया जाता है कि हम इस साइकिल से हम फ्री हो जाएं। तो हम उसको समझना पड़ेगा और इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए ये रियलाइजेशन में आने, सिर्फ ऐसे इंटेलेक्चुअली हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उतना काफी नहीं है, वो आधा अधूरा जर्नी है। ऐसा नहीं कि ये भी ये सुनने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जब सुनते हैं या कहीं पे रीड करते हैं, जब हम ये नॉलेज अटेन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम योगानंद जी के द्वारा ये नॉलेज अटेन कर रहे हैं, तो ये हम आधे रास्ते आ गए हैं, हम आधे रास्ते पे अभी अटके हुए हैं। अब हमारा काम है कि हम एक्चुअली उस रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करके हम इस साइकिल से फ्री हों, क्योंकि आधे रास्ते नहीं अटके रहना है। तो इस पैराग्राफ में योगानंद जी ने इतना ही बताया था। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत ही अच्छे से ये सेशन कंडक्ट हुआ। थैंक यू सो मच।